नमस्कार, मैं हूँ पिंकी रमोल। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं बजट कैसे पारित होता है। भारतीय संसद में 6 प्रमुख चरण। तो दोस्तों, क्या आपको मालूम है हमारे सरकार की संसदीय प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। लोकवित्त पर संसदीय नियंत्रण होता है। इसीलिए संविधान ने वित्त संबंधी शक्तियां लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपी है, जिससे कि प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं का सिद्धांत सही सिद्ध होता है। बजट को तैयार करना और विधानमंडल की स्वीकृति प्राप्त करना केंद्र और राज्य सरकारों का संवैधानिक दायित्व है। कराधान पर विधायी विशेषाधिकार, व्यय पर विधायी नियंत्रण और वित्तीय मामलों पर कार्यपालिका की पहल संसदीय वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत है। भारत के संविधान में इन सिद्धांतों को सुरक्षित करने वाले विशेष प्रावधान हैं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा। अनुच्छेद 266 के अनुसार विधायिका के प्राधिकार के बिना कोई व्यय नहीं किया जा सकता और अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष रखेंगे। हमारे संविधान के ये प्रावधान सरकार को संसद के प्रति जवाबदेही बनाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे संसद में बजट पारित होने की प्रक्रिया। संसद में बजट 6 चरणों से गुजरता है। सबसे पहले हम जानेंगे बजट का प्रस्तुतिकरण। भारत में राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि पर लोकसभा में सामान्य बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री जो भाषण देते हैं उसे बजट भाषण कहा जाता है। लोकसभा में भाषण के अंत में मंत्री बजट प्रस्तुत करते हैं। वित्त विधेयक जो सरकार द्वारा प्रस्तावित कराधानों उपायों से संबंधित है, जो बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद पेश किया जाता है, इसके साथ एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जाता है जिसमें विधेयक के प्रावधानों और देश के वित्त पर उनके प्रभावों को स्पष्ट किया जाता है। राज्यसभा में बजट बाद में पेश किया जाता है। लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण की समाप्ति पर वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट राज्यसभा के पटल पर रखा जाता है। राज्यसभा को अनुदान मांगों पर कटौती का कोई अधिकार नहीं होता। संसद में जिस दिन बजट प्रस्तुत किया जाता है उस दिन उस पर कोई चर्चा नहीं होती। आम बहस। संसद में बजट पर चर्चा 2 चरणों में की जाती है। सबसे पहले साधारण बजट प्रस्तुत करने की तिथि के कुछ दिन बाद तक बजट पर आम बहस चलती है। दोनों सदन इस पर 3 से 4 दिन तक बहस करते हैं। इस चरण में बजट की व्यापक रूपरेखा और इसमें निहित सिद्धांतों और नीतियों पर ही चर्चा की जाती है। इस दौरान संसद बजट के पूरे या आंशिक भाग पर चर्चा कर सकती है और इससे संबंधित प्रश्नों को उठाया जा सकता है। बहस के अंत में वित्त मंत्री को इसका जवाब देने का अधिकार होता है। संसद की स्थायी समितियों द्वारा जांच और मांगों पर विचार। बजट पर आम बहस पूरी होने के बाद सदन 3 से 4 हफ्तों के लिए स्थगित हो जाता है। इस अंतराल के दौरान संसद की 24 स्थायी समितियां
अनुदान की मांगों की विस्तार से जांच करती है और एक रिपोर्ट तैयार करती है। इन रिपोर्टों को दोनों सदनों में विचारार्थ रखा जाता है। स्थायी समितियों द्वारा अनुदानों की मांगों पर विचार करने की प्रणाली 1993 से 94 के बजट से प्रारंभ की गई और 2004 में इसे विस्तृत किया गया। यह व्यवस्था विभिन्न मंत्रालयों पर संसदीय वित्तीय नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। इन समितियों को एक निश्चित अवधि के भीतर बिना अधिक समय की मांग किए सभा को अपने प्रतिवेदन देने होते हैं। प्रत्येक स्थायी समिति में 45 सदस्य होते हैं, जिनमें लोकसभा के 30 सदस्य और राज्यसभा के 15 सदस्य शामिल होते हैं। स्थायी समितियों के प्रतिवेदन सलाहकारी प्रकृति के होते हैं और इनमें कटौती प्रस्तावों का कोई सुझाव नहीं होता। अनुदान की मांगों पर मतदान। विभागीय स्थायी समितियों द्वारा तैयार रिपोर्टों के आधार पर लोकसभा में अनुदान की मांगों के लिए मतदान होता है। मांगे मंत्रालयवार प्रस्तुत की जाती हैं और पूर्ण मतदान के उपरांत एक मांग अनुदान बन जाता है। Honorable House and all the members to approve the demand for grants. अध्यक्ष। अब मैं रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग सभा के मतदान के लिए रखता हूं। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगे पारित हुई। आइटम नंबर। इस संदर्भ में दो बातें खास हैं। एक, लोकसभा की विशेष शक्ति। अनुदान के लिए मतदान का अधिकार सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। दूसरी, बजट के मताधिकार वाले हिस्से पर मतदान। लोकसभा को केवल बजट के मताधिकार वाले हिस्से का पर मतदान का अधिकार है, जबकि भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय पर केवल चर्चा की जा सकती है। लोकसभा के पास किसी भी मांग को स्वीकृत करने, अस्वीकार करने या सरकार द्वारा मांगी गई अनुदान की धनराशि में कटौती करने की शक्ति है। प्रत्येक मांग पर लोकसभा में अलग अलग मतदान होता है। इस दौरान संसद सदस्य इस पर बहस करते हैं और अनुदान मांगों पर कटौती के लिए प्रस्ताव भी ला सकते हैं। इस प्रकार के प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है, जिनके 3 प्रकार होते हैं। नीति कटौती प्रस्ताव। यह मांग की नीति के प्रति असहमति को व्यक्त करता है। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि 1 रुपए कर दी जाए। सदस्य कोई वैकल्पिक नीति भी पेश कर सकते हैं। आर्थिक कटौती प्रस्ताव। इसमें इस बात का उल्लेख है कि प्रस्तावित व्यय से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। इसमें कहा गया है कि मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक कम किया जाए। यह या तो मांग में एक मुश्त कटौती हो सकती है या फिर पूर्ण समाप्ति या मांग की किसी मद में कटौती। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। यह भारत सरकार के किसी दायित्व से संबंधित होता है। इसमें कहा जाता है कि मांग में 100 रुपए की कमी की जाए। एक कटौती प्रस्ताव के लिए आवश्यक दशाएं। एक कटौती प्रस्ताव में स्वीकृति के लिए निम्न दशाएं आवश्यक होनी चाहिए। यह केवल एक प्रकार की मांग से संबंधित होना चाहिए।
इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए तथा इसमें किसी प्रकार की अनावश्यक बात नहीं होनी चाहिए। यह केवल एक मामले से ही संबंधित होनी चाहिए। इसमें संशोधन संबंधी या वर्तमान नियम को परिवर्तित करने संबंधी कोई सुझाव नहीं होना चाहिए। इसमें संघ सरकार के कार्य क्षेत्र से बाहर किसी विषय का उल्लेख नहीं होना चाहिए। इसमें भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित कोई विषय नहीं होना चाहिए। इसमें किसी न्यायालय में चल रही प्रकरण का कोई उल्लेख नहीं होना चाहिए। इसके द्वारा विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। कटौती प्रस्ताव का महत्व इस बात में है कि यह अनुदान मांगों पर चर्चा का अवसर देता है और उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को कायम रखने के लिए सरकार के कार्यपालों की जांच करता है। हालांकि कटौती प्रस्तावों की प्रायोगिक उपयोगिता ज्यादा नहीं है। यह प्रस्ताव केवल सदन में लाए जाते हैं और इन पर चर्चा होती है, लेकिन सरकार के बहुमत होने के कारण इन्हें पास नहीं किया जा सकता। फिर भी ये सरकार पर कुछ हद तक अंकुश लगाने का काम करते हैं। चर्चा के लिए आवंटित अंतिम दिन सभी अनुदान मांगों पर लोकसभा में मतदान करवाया जाता है। राज्यसभा में बजट पर केवल सामान्य चर्चा होती है और यह अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं करती। गिलोटिन प्रक्रिया। कई बार सरकार के पास अलग अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर अलग अलग बहस और फिर उसे पास करने का समय नहीं बचता। सरकार के लिए विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगे और विनियोग विधेयक एक निश्चित समयावधि में पास करवाना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में जब आवंटित समय खत्म होने लगता है तो स्पीकर गिलोटिन का इस्तेमाल करते हैं। गिलोटिन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना चर्चा के विभिन्न मंत्रालयों की सभी बकाया अनुदान मांगों पर एक बार में वोटिंग कराई जाती है, चाहे उस पर बहस पूरी हो पाई हो या नहीं। बजट जैसे अहम विषय पर जब सदन में किसी व्यवधान की वजह से उसे पास करने में दिक्कत होती है तो गिलोटिन प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें बिना चर्चा के विधेयक पास हो जाता है। विनियोग विधेयक का पारित होना। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की संचित निधि से धन की निकासी विधि सम्मत विनियोग के बिना नहीं हो सकती। इसके तहत अनुदान की मांगों पर मतदान होने और लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद निधि से धन के विनियोग के लिए एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है ताकि धन का उपयोग निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सके। लोकसभा में मत द्वारा दिए गए अनुदान, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। विनियोग विधेयक को पारित करने की वही प्रक्रिया होती है जो अन्य धन विधेयकों के मामले में होती है। विनियोग विधेयक की राशि में परिवर्तन या अनुदान के उद्देश्य को बदलने वाला कोई संशोधन संसद में किसी भी सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य होती है। विनियोग विधेयक लागू होने तक सरकार भारत की संचित निधि से धन की निकासी नहीं कर सकती। इस प्रक्रिया में समय लगता है और पहले यह अप्रैल तक खिंच जाती थी, लेकिन सरकार को 31 मार्च के बाद विभिन्न कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती थी। इस स्थिति से निपटने के लिए संविधान ने लोकसभा को विशेष प्रयासों के माध्यम से धन की आहरण की शक्ति दी है, जिसे लेखा अनुदान कहा जाता है। लेखा अनुदान को बजट पर आम बहस के बाद पारित किया जाता है और सामान्यतः कुल अनुमान के 1/6 भाग के बराबर को 2 माह के व्यय हेतु स्वीकृति दी जाती है। चुनावी वर्ष में जब लोकसभा को भंग किया जाता है या नई लोकसभा का गठन होता है, लेखा अनुदान लंबी अवधि लगभग 3 से 5 महीने के लिए लिया जा सकता है। 2017 के बाद से संघ के लिए बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होता है और बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है, जो पहले की सामान्य तारीख से लगभग 1 महीना पहले होता है। इस परिवर्तन का उद्देश्य संसद को लेखा अनुदान से बचाना और पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले आगामी वर्ष के लिए एकल विनियोग विधेयक पारित करने में सक्षम बनाना है। इसलिए अब केवल चुनावी वर्ष में अंतरिम बजट पेश किए जाने पर लेखानुदान प्रस्तुत किया जाता है। जिस वर्ष लोकसभा के आम चुनाव होते हैं, उस वर्ष संसद में अंतरिम बजट पेश किया जाता है। आम चुनाव समाप्त होने और नई सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद नई सरकार द्वारा तय की गई तारीख पर नियमित बजट संसद में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक का पारित होना। वित्त विधेयक का अर्थ है अगले वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाला विधेयक। इसमें किसी भी अवधि के लिए पूरक वित्तीय प्रस्तावों को भी शामिल किया जा सकता है। इस पर धन विधेयक की सभी शर्तें लागू होती हैं। सरकार के कराधान प्रस्तावों को मूर्त रूप देने वाला वित्त विधेयक, जिसे आम बजट प्रस्तुत किए जाने के तुरंत बाद लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, को विनियोग विधेयक पारित किए जाने के पश्चात विचार और पारित करने के लिए लिया जाता है। वित्त विधेयक में विनियोग विधेयक के विपरीत कर को बढ़ाने या घटाने के लिए संशोधन प्रस्तावित किए जा सकते हैं। वित्त विधेयक के कुछ उपबंध जो नए शुल्क लगाने और संग्रहित करने या मौजूदा शुल्कों में परिवर्तन से संबंधित होते हैं। अंतरिम कर संग्रह अधिनियम 2023 पहले अंतरिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 के तहत एक घोषणा द्वारा उस दिन के समाप्त होने के तुरंत बाद लागू हो जाता है, जिस दिन विधेयक को प्रस्तुत किया गया होता है। अनंतिम कर संग्रह अधिनियम 2023 पहले अनंतिम कर संग्रह अधिनियम 1931 के अनुसार वित्त विधेयक को 75 दिनों के भीतर प्रभावी होना
चाहिए। वित्त अधिनियम बजट के आय पक्ष को कानूनी मान्यता प्रदान करता है और बजट को प्रभावी रूप देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने भारतीय संसद में बजट पेश करने की पूरी प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट तरीके से समझाया है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल पिंकी रमोल स्टडी यूपीएससी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।